नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट एट 12 में और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि राघव। सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, पीएम मोदी ने किया स्मरणोत्सव का शुभारंभ। स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी किया जारी। देश को मिलेंगी 4 नई वंदे भारत, पीएम मोदी 8 नवंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। एक दिवसीय हरियाणा दौरे पर उपराष्ट्रपति ऐसाराम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को किया संबोधित। बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग, पहले चरण में 64% से ज्यादा मतदान। चुनाव आयोग बोला लोकतंत्र की जीत, जनता में राजनीतिक जागरूकता और विश्वास का नया संकेत। 2026 T20 विश्व कप का फाइनल अहमदाबाद में तय, 5 प्रमुख स्थलों की सूची तैयार। खेल, उत्साह, संरचना और दर्शकों की उम्मीद में उछाल। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह कार्यक्रम आज से शुरू होकर 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा। इस स्मरणोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम ये एक शब्द है, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये शब्द मां भारती की साधना, मां भारती की आराधना है। केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि आजाद भारत कैसा होगा, वंदे मातरम ने वो सुजलाम सुफलाम सपना भी करोड़ों देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। साथियों, आज ये दिन हमें वंदे मातरम की असाधारण यात्रा और उसके प्रभाव को जानने का अवसर भी देता है। जब सन 1875 में बंकिम बाबू ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये तो केवल एक गीत है, लेकिन देखते ही देखते वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कोटि कोटि जनों का स्वर बन गया। एक ऐसा स्वर जो हर क्रांतिकारी की जबान पर था, एक ऐसा स्वर जो हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। आप देखिए, आजादी की लड़ाई का शायद ही ऐसा कोई अध्याय होगा जिससे वंदे मातरम किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं था। 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने कोलकाता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये देश को बांटने का अंग्रेजों का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वंदे मातरम उन मंसूबों के आगे चट्टान बनकर के खड़ा हो गया। बंगाल के विभाजन के विरोध में सड़कों पर एक ही आवाज थी, वंदे मातरम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय हरियाणा के दौरे पर हैं।
इस दौरान उन्होंने सोनीपत में SRM यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोनीपत की SRM में तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जहां उन्होंने विभिन्न संकायों के छात्रों को उपाधियां प्रदान की और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। नई शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रतिभाओं को निखारने और नवाचारों पर छात्र काम कर सकें। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के लिए काम करने की प्रेरणा को करने का आह्वान किया। Startup, incubation and community outreach. These efforts are not only building individual careers, but also contributing to the larger vision of our Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047, a well-developed Bharat. That is our ultimate aim. While technical expertise and academic excellence are important, I also urge all of you to carry with you something even more essential, that is values and character. As we all know, when health is lost, something is lost. When wealth is lost, nothing is lost. But when the character is lost, everything is lost. My humble request to you, be balanced all the time. Never lose your concentration. You fix your targets. Move slowly but steadily towards your target. Never compare yourself with others. You do what the best you can do. That is the way you will be successful. If you are comparing with others, God has never created everybody with the equal talents. But everybody has their own role to play. Never get rejected. Failures and defeats is a part of everybody's life. No single personality in this world has ever continuous victory has never come to anyone. After a dedicated hard work, they face lot of defeats. But I am telling you one thing, it is better to get defeats in the initial stage of our life. So your mental health will get stronger. You will become more vibrant to face any situation. We are going on winning and winning and winning, victory after victory. Our mental health will never get strengthened. So never worry about the failures or defeat. That is a part and parcel of everybody's life. पुदुचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B प्रकाश बाबू ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति पुदुचेरी विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति भी हैं। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति के समक्ष विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं, छात्र कल्याण लक्ष्यों, अनुसंधान, नवाचार, पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने, पूर्व छात्रों की सहभागिता, परिसर में प्लेसमेंट और सौर विद्युत उत्पादन पर एक प्रस्तुति भी दी गई। उपराष्ट्रपति ने उचित छात्र सुविधाएं सुनिश्चित, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप उभरती प्रौद्योगिकी पर उन्नत पाठ्यक्रम शुरू करने, परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियानों को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को सही तरीके से भरने, साथ ही स्थानीय समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने और छात्राओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने, मादक पदार्थों के उपयोगों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान को तेज और छात्रों के लिए परामर्श एवं प्रेरणा कक्षाएं आयोजित करने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार लाने, समग्र छात्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने, संबद्ध कॉलेजों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया। पहले चरण में लगभग 65% मतदान हुआ। इसके साथ ही कई कद्दावर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन जिलों में पटना, वैशाली, नालंदा, भोजपुर, मुंगेर, सारण, सीवान, बेगूसराय, लखीसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा शामिल हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया, जिसकी वेबकास्टिंग सभी 45,341 मतदान केंद्रों से की गई। सभी केंद्रों पर राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 926 महिला बूथ और 107 दिव्यांगजन बूथ स्थापित किए गए। इसके अलावा मतदाताओं के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ 320 मॉडल बूथ भी स्थापित किए गए। बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से क्योंकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है। अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा प्रेस नोट जारी करेंगे तो उसमें 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से। तो ये कुछ परसेंटेज 1-2% इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। वो 8 से 13 नवंबर के दौरान अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करेंगी। 8 से 11 नवंबर के बीच अंगोला की यात्रा के दौरान वे वहां के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। साथ ही अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। उसके बाद वे 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगी। भारत और बोत्सवाना अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाएंगे। The Honorable President will be paying a state visit to Angola and Botswana from November 8th to 13th. This will be the first ever state visit by an Indian head of state to Angola and Botswana. As all of you are familiar, India's engagement with Africa has been growing across all key pillars, from political to trade and economic to development partnership and people-to-people connections. There have been numerous high-level political engagements at the level of head of state, head of government, vice president, EAM. These engagements have allowed us to deepen our cooperation with the African region across sectors. India's engagement with Africa is guided by 10 principles outlined by Honorable Prime Minister in 2018 while addressing the Parliament of Uganda. Our expanding ties with Africa align with the development agenda of the African continent, which is reflected in their Agenda 2063 document. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत आर्थिक प्रगति को पर्यावरणीय स्थिरता से जोड़ते हुए एक वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जन नेतृत्व वाली जलवायु कार्रवाई, नीति, प्रौद्योगिकी, युवा तालमेल और सामूहिक क्षेत्रीय सहयोग पर जोर दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में एशियाई भूगोल सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और सतत संसाधन प्रबंधन तीनों आपस में जुड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक प्रगति को
पर्यावरणीय स्थायित्व के साथ जोड़ने में एक वैश्विक पथ प्रदर्शक के रूप में उभर रहा है, जो 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन लाइफ के द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य वाली जीवन शैली की वकालत करता है। आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में भारत एक और महत्वपूर्ण कदम पर आगे बढ़ गया है। कल 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में दिखाएंगे हरी झंडी और प्रधानमंत्री कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे। साथ ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में यह एक बहुत ही अहम उपलब्धि है और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजापुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री 8 नवंबर को वाराणसी का दौरा करेंगे और 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 8 नवंबर को शाम लगभग 5 बजे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलों जैसे कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकील, अर्ध कानूनी स्वयंसेवक, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने गुरुवार को बताया कि रिकॉर्ड पर वर्ष 2025 दूसरा या तीसरा सबसे गर्म वर्ष होगा, क्योंकि अब तक पूरे वर्ष असाधारण तापमान का खतरनाक दौर जारी है। वैश्विक जलवायु पर WMO अपडेट में चेतावनी दी गई है कि साल 2015 से 25 के समय को अब तक की सबसे गर्म अवधि के रूप में दर्ज किया गया है। 176 साल पहले तापमान संबंधी रिकॉर्ड को जारी रखना शुरू किया गया था और उसके बाद से यह अब तक का सबसे गर्म दशक है। पिछले 3 साल तो अब तक के सबसे गर्म साल रहे। WMO के स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट अपडेट के अनुसार 2025 में जनवरी से अगस्त तक का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से 1.42 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। पेरिस समझौता को 2015 में करीब 200 देशों ने अपनाया था। यह समझौता कहता है कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े और कोशिश की जाए कि इसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखा जाए। अब तक तापमान 1.3 डिग्री बढ़ चुका है और कार्बन गैसों के उत्सर्जन में लगातार इससे बढ़ोतरी हो रही है। साल 2024 का साल अब तक का सबसे गर्म साल था। अहमदाबाद 2026 T20 विश्व कप फाइनल की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसी के साथ भारत श्रीलंका की मेज़बानी में अगले साल T20 विश्व कप का आयोजन होना है। गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप 2026 के आयोजनों स्थलों की सूची में अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जगह दी है। इसका फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 लाख से अधिक दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 का 1 दिवसीय विश्व कप फाइनल भी अहमदाबाद में ही आयोजित किया गया था। उस समय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन कुल 10 स्थानों पर किया गया था।
जल सर्वेक्षण कौशल का साक्षी बना कोची। भारतीय नौसेना के नए सर्वेक्षण पोत इक्षक का 6 नवंबर 2025 को कोची में जलावतरण हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में GRSE द्वारा निर्मित 80% स्वदेशी AUV ROV मल्टी बीम साउंडर और हेलीकॉप्टर डेक से लैस इक्षक समुद्री सर्वेक्षण, सुरक्षित नौवहन और रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। 6 नवंबर 2025 का ये दिन कोची नौसेना बेस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया है, क्योंकि बात ऐसी है कि भारतीय नौसेना का नया सर्वे पोत INS इक्षक राष्ट्र की सेवा में शामिल हो गया है। मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में ये जलावतरण केवल एक समारोह नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक नई मिसाल बन गया। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इक्षक में 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं, जो भारत की तकनीकी शक्ति और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs की भागीदारी का गौरवपूर्ण प्रतीक बनेगा। इक्षक, जिसका संस्कृत में अर्थ मार्गदर्शक है, सचमुच यह पोत समुद्र का सच्चा पथ प्रदर्शक बन चुका है। हाई रिजोल्यूशन मल्टी बीम इको साउंडर, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और 4 सर्वे मोटर बोट जैसे अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक एवं समुद्र विज्ञान उपकरणों से सुसज्जित जहाज इक्षक भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक बेड़े में अभूतपूर्व तकनीकी क्षमता को जोड़ता है। जहाज में स्थापित हेलीकॉप्टर डेक इसकी परिचालन सीमा को और विस्तार देता है, जिससे ये विभिन्न समुद्री अभियानों और बहुउद्देशीय गतिविधियों को प्रभावी रूप से अंजाम देने में सक्षम बनता है। इक्षक का जलावतरण भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन चुका है। ये सिर्फ एक पोत नहीं बल्कि स्वदेशी कौशल, तकनीकी उत्कृष्टता और राष्ट्रभक्ति का संगम है। एक सदी पहले 7 नवंबर 1925 को भारतीय हॉकी FIH से शुरू हुई थी। उसके बाद जो हुआ वह केवल एक खेल का उदय नहीं था बल्कि राष्ट्रीय गौरव का जन्म था। चलते चलते आपको दिखाते हैं भारतीय हॉकी की शानदार यात्रा से जुड़ा ये एक वीडियो। 100 years ago, a saga was born. Not of swords, but of sticks. Not on battlefields, but on fields of green. Indian hockey rose, a symbol of our indomitable spirit. 1925. The world witnessed the dawn of a golden era. 6 consecutive Olympic golds. An empire of excellence unmatched in history. Today, India boasts a total of 13 Olympic medals in hockey, a testament to its enduring legacy. Legends like Dhyan Chand ruled the game with magic in their sticks, turning hockey into a divine art. In 1975, we conquered the world once again, lifting the World Cup, and each victory was a roar, a reminder that India's legacy was eternal. But there was a time when the roar of Indian hockey fell silent. The year was 2008. For the first time in history, our men's team failed to qualify for the Olympics. This wasn't just a defeat, it was a call for a revolution. From this silence emerged a revolution. In 2009, Hockey India was born, igniting a spark that would reignite the soul of our national sport. In 2010, India hosted the Men's Hockey World Cup in Delhi. The world's best arrived, and though victory eluded us, the message was clear. India was back. 2012 saw a pivotal moment. The men's team stormed their way to the London Olympics, reigniting hope across the nation. Celebration time!
2013, the game changed forever. The Hockey India League brought global superstars to Indian soil, inspiring a new generation. Orissa became the beating heart of Indian hockey. In 2018, Bhubaneswar hosted the Men's World Cup, showcasing world-class hockey in a world-class stadium. And in 2023, the world witnessed India's hockey grandeur as Bhubaneswar and Rourkela hosted the biggest ever World Cup, cementing our legacy. After the 2023 World Cup, India continued its dominance. The men's team triumphed at the Asian Champions Trophy in Chennai. The women's team showcased their rising power at the Asian Champions Trophy in Ranchi. Women's hockey emerged as a powerhouse. From hosting the Women's Series finals to the 2024 Asian Champions Trophy, Indian women proved their mettle, inspiring millions across the nation. The future is bright because it's nurtured today. And this is the moment India was waiting for. Junior World Cups in 2013, 2016, 2021 gave young talent a stage to shine. With robust age group tournaments and development programs, the next Dhyan Chand is waiting in the wings. Hockey India envisioned a comeback, a return to the golden age of Indian hockey, and then it happened. 41 long years, a nation waited, hoped, and dreamed. And in Tokyo 2021, that wait ended. The men's team won bronze, and the women fought valiantly. A destiny had more in store. In Paris 2024, history repeated itself. The golden days of Indian hockey were reborn. And now, after 7 years, the revival of Hero Hockey India League has once again become a game changer for Indian hockey on the global stage. Indian hockey stood tall once again, not just as a sport, but as the beating heart of a billion people. साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं. A century ago, Indian hockey captured the world's imagination. Today, it stands taller than ever. Hockey India has transformed the sport from a symbol of national pride to a global powerhouse. Indian hockey, 100 years of glory. The legacy lives on.